दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 467 नंबर का लेक्चर है। यदि ध्यान देंगे दोस्तों तो ये हमारा भौतिक विज्ञान का आज हमारा 12वां लेक्चर है। ठीक है, 12वें नंबर का लेक्चर है। भौतिक विज्ञान दोस्तों हम लोगों ने 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया था और इस तरह से पढ़ते हुए हम लोग आज अपने 12वें लेक्चर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,010 सवाल आपके कंप्लीट होने वाले। देखिए धीरे धीरे बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, उसी तरह से धीरे धीरे जीएस के एक एक सवालों को पढ़ते हुए हम अपने 14,000 सवालों पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अभी भी आपके पास समय है, आप जल्दी ज्वाइन करें ताकि आप भी इस श्रृंखला में शामिल हो सकें। अभी तक कुल 6 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पूरा हिस्ट्री समाप्त हो चुका है, पूरा संविधान समाप्त हो चुका है और पूरा भूगोल में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। इस तरह से कुल 6 विषय हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिए हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे चर्चा परिचर्चा न हुआ हो। ठीक है, और अब हम लोग फिजिक्स की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स में भी जो आज का हमारा टॉपिक है यह है संवेग संरक्षण से संबंधित, बल और घर्षण से संबंधित। ठीक है, तमाम सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऐसे ही सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं ये तो आज की क्लास में ही पता चलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपको नितिन सर पर तनिक भी भरोसा है ना तो एक बार आप हमें मौका दीजिए और हमारे साथ पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। क्या ज्वाइन करना मैं बता दूं, हिंदी के लिए तो सबसे बेस्ट कोर्स है कंप्लीट हिंदी का कोर्स। एक बार हिंदी पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाएगा। ठीक है, उसी तरह से कंप्लीट हिस्ट्री का बैच भी हमारे पास है, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक बार मेरे कहने पर दोस्तों ज्वाइन कीजिए। इतिहास ऐसा लगेगा ना कि सामने पिक्चर चल रही है और आप हाथ पे हाथ बैठे देख रहे हैं और चीजें ऐसे ही याद हो, जैसे पिक्चर देखने के बाद आपको स्टोरी याद हो जाती है ना, उसी तरह से पूरा इतिहास आपको याद हो जाएगा यदि भरोसा हो तो। ठीक है, डेमो मैंने अवेलेबल करा दिया है, पहले डेमो देखिएगा, बाद में परचेज कीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इच्छा हो तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधे आते हैं सवालों पर। ध्यान देंगे आज हमारा 467 नंबर का लेक्चर है और कुल 14,010 सवाल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या दे रहा है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कह रहा गति विषय के द्वितीय एवं तृतीय नियम के संयोजन का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, इससे क्या ज्ञात होता है। देखिए यदि आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि गति के 3 नियम होते हैं, जिसमें गति का जो पहला नियम होता है गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम जो होता है इससे बल की परिभाषा का पता चलता है। क्या? बल की परिभाषा का पता चलता है। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरा और तीसरा है ना, इससे कॉमनली का पता चलता है, इससे संवेग संरक्षण का पता चलता है। किसका? संवेग संरक्षण। ठीक है, किसका पता चलता है दोस्तों? संवेग संरक्षण का पता चलता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। कभी आपसे पूछ ले कि इन दोनों से क्या ज्ञात होता है, ठीक है, तो क्या बताएंगे? संवेग संरक्षण का पता चलता है। ठीक है, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर ये जो संवेग संरक्षण है इसका नियम कहता क्या है, किसे कहते हैं संवेग संरक्षण? तो दोस्तों संवेग संरक्षण कहा जाता है एक या एक से अधिक वस्तु पर यदि बाहरी बल क्या हुआ जाए, बाहरी बल न लगाया जाए तो उसका कुल संवेग जो होता है नियत रहता है। यही क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण कहलाता है। मैंने क्या कहा? एक या एक से अधिक वस्तु। क्या कहा दोस्तों? एक या एक से अधिक वस्तु, एक या एक से अधिक वस्तु पर। ठीक है, एक या एक से अधिक वस्तु पर। ठीक है, या वस्तु के निकाय पर जब तक लिखे वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उसका कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है और इसी को क्या कहते हैं? इसी को संवेग संरक्षण कहा जाता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझेंगे आराम से तो चीजें याद होंगी। कर रॉकेट का प्रक्षेपण जो दोस्तों, प्रक्षेपण ये किस सिद्धांत पर काम करता है? यही गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, तो याद रखिएगा गति के तीसरे नियम पर आधारित। ठीक है,
गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, हो सकता है ये ऑप्शन में दे, हो सकता है ये ऑप्शन में ना दे करके सीधा सीधा क्या लिख दे, संवेग संरक्षण दे दे। ठीक है, कि संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, ये भी दे सकता है। तो प्लीज आप देखिएगा कि गति का तीसरा नियम दिया है या संवेग संरक्षण दिया, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, जैसा भी ऑप्शन हो परीक्षा में वैसा आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट जो है अंतरिक्ष में कार्य करता है। ठीक है, तो ये संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है, इसी आधार पर दोस्तों ये रॉकेट काम करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, गति के तृतीय नियम पर आधारित है, जहां हम कहते हैं दोस्तों कि गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये उसी पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक रॉकेट के पीछे से दोस्तों जो प्ररोध निकलता है, जो अग्नि जलती है, वो जितना प्रेशर में पीछे धकेलती है उतनी प्रेशर में रॉकेट जो है आगे बढ़ता है। ये इसी सिद्धांत पर काम करता है, इसे आप याद रखेंगे। कह रहा यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए, कहाँ फेंकी जाए, मान लीजिए कोई सामान है, ऐसे आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया बॉल वगैरह। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉल था। ठीक है, कोई एक क्या था दोस्तों, बॉल था, और इसको आपने सबसे ऊपर फेंक दिया। ठीक है, यह बॉल क्या दोस्तों, ये मान लीजिए एक ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई है। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक ये बॉल गया। ठीक है, बात को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन ना बेफजूल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बेबुनियाद क्वेश्चन होते हैं, लेकिन परेशान खूब करते हैं। क्यों, बच्चा फंस हो जाता है। अभी मैं इसके बारे में जब सत्यता बताऊंगा तो आप कहेंगे सर ये कैसा ऊट पटांग टाइप का क्वेश्चन। सुनिए, कह रहा है कि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई सामान है, मान लीजिए एक बॉल है। ठीक है, इसको आपने ऊपर फेंका, कह रहा अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग क्या होगा, मैक्सिमम पर वेग कहाँ रह जाएगा। अगर अधिकतम ऊंचाई पर वेग इसका होता तो ये और ऊपर नहीं जाता। समझने का प्रयास कीजिए, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई यही है ना, तो अगर वेग होता यहां पे तो ये तो और ऊपर जाता, यानी यहां पर वेग शून्य हो गया। अगर वेग शून्य नहीं होता तो बॉल नीचे क्यों आती। जब तक वेग रहता बॉल में, ऐसे मान लीजिए कोई चीज फेंका तो जब तक वेग रहता तब तक तो ऊपर जाएगा। जहां वेग शून्य हो जाएगा वही उसकी हाईएस्ट पॉइंट होगी, वहीं से फिर लौट आएगा। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई पर कभी वेग आपसे पूछे ना तो हमेशा याद रखेगा, अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो होता है हमेशा शून्य माना जाता है। ठीक है, शून्य क्या माना जाता है, शून्य। आप चाहे शून्य मीटर करिए, किलोमीटर करिए, कुछ भी करिए, प्रति सेकंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, हम करें जीरो है तो जीरो है, बात खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, आराम से समझिए, मैं रटाने नहीं आया हूं आपको। ठीक है, सीधा सवाल जवाब दे रहा हूं आपको। परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं और आप फंसते भी खूब हैं, इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिए। कह रहा उड्डयन काल, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, कह रहा उड्डयन काल कहते किसे। मान लीजिए बाल आपने उछाला तो उड्डयन काल किसे कहते हैं, तो जब बाल आपने फेंका होगा और वापस जब धरती पर आया होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला समय जो वही उड्डयन काल होगा, तब तक ये उड़ रहा था। समझ रहे हैं, तो उड्डयन काल यानी पिंड को फेंकने, पिंड को किसी वस्तु को फेंकने। ठीक है, पिंड बोलने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, किसी वस्तु को आकाश में फेंकने। ठीक है, आकाश में फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर पहुंचने। ठीक है, वापस पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय। ठीक है, लगने वाला कुल समय। ठीक है, लगने वाला कुल समय ही क्या कहलाता है दोस्तों, इसी समय को तो क्या कहा जाता है, इसी समय को उड्डयन काल कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कब तक वह ऊपर रहा। ठीक है, अरे कोई आपने ईंट का टुकड़ा लिया, ऐसे आसमान में फेंका तो गया होगा ऊपर, कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद दोस्तों वापस जमीन पे गिरा होगा, तो उड्डयन काल क्या हो गया, वही 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड। भाई जितना बल का प्रयोग करेंगे, जितना वेग से ऊपर जाएगा, फिर बाद में उतना टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। समझ में आ गया ना, आए बात समझ में, चलिए आ गया समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे करा परास किसे कहते हैं। ठीक है, परास को इंग्लिश में कहा जाता है रेंज,
और रेंज जो होता है ये किसी दो चीज के मध्य ज्ञात किया जाता है, लेकिन किसके किसके मध्य ज्ञात किया जाए ये बड़ी बात है, ठीक है। तो उड्डयन काल द्वारा, ठीक है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, ठीक है, इसी की बात कर रहा है। उड्डयन काल द्वारा तय की गई, ठीक है, तय की गई दूरी, ठीक है। उड्डयन काल में जो पिंड या कोई वस्तु है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी, और कैसी दूरी, क्षैतिज दूरी, ठीक है, उसकी क्षैतिज दूरी। अब ये क्षैतिज दूरी क्या होती है, देखिए दो तरह की दूरियां होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, एक क्षैतिज दूरी होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, समझिएगा, कोई चीज आपने ऐसे फेंका, ठीक है, तो यहां से फेंका और ये चीज ऊपर गया और वापस आके यहां गिरा, ठीक है। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी। लेकिन कोई सामान यहां से आपने और यहां फेंक दिया, ठीक है, तो इसके बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये कहलाता है दोस्तों क्षैतिज दूरी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षैतिज दूरी होता है ना, इसी को रेंज कहते हैं, इसी को परास कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा। देखिए फिजिक्स है, कहीं अगर कुछ ऐसा मेरे मुख से निकल जाए जो अनुकूल ना हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी सवाल को कितना आसान तरीके से प्रेजेंट करूं। हो सकता है कि आसान के चक्कर में कहीं कुछ गलत निकल जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। हालांकि मैं गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखता हूँ, भाई शिक्षक हूँ, इतना ध्यान तो मुझे रखना चाहिए, कर्तव्य भी है। और अगर मुझे गलत ही पढ़ाना होगा तो ये पढ़ाने का मतलब क्या है, इससे अच्छा ना पढ़ाओ। और आप मेरी आदत जानते हैं, मैं कोई काम करता हूँ तो पूरे मन से करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ, या फिर नहीं करता हूँ, ठीक है। कभी कभार दोस्तों 1000 क्लास में, एक आध क्लास में, मैं कभी अपनी क्लास को एडिट भी नहीं करता, मेरी आदत है। लोग अपनी क्लास को बहुत एडिट करते हैं, मैं कभी एडिट नहीं करता। क्लास शुरू हो गई तो हो गई, क्लास समाप्त हो गई तो हो गई। मैं कभी भी, चाहे पेड क्लास हो चाहे फ्री वाली क्लास हो, मैं कभी भी कोई क्लास एडिट नहीं करता, ठीक है। तो गलती से कभी कभी 1000 क्लास में, एक आध क्लास में कभी गलती से फ्लो में कुछ निकल जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी यूट्यूब में कमेंट पढ़ता हूँ तो बुरा भी लगता है, ठीक है, कि इतना मेहनत करने के बाद भी कभी कभी कोई बच्चा साथ नहीं देता है, ठीक है। चलिए, किसी को चांद दिखता है और किसी को चांद पे वो दाग दिखता है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों बताइए। सड़क पर चलना आसान है, कितना भी तेज आप चल लेंगे दाएं बाएं, और बर्फ पे चलेंगे तो फिसल कर गिर जाएंगे। भाई ऐसा क्यों होता है, घर्षण के कारण, घर्षण की वजह से ऐसा होता है। किस वजह से होता है दोस्तों, घर्षण के कारण, ठीक है। अच्छा, क्या होता है घर्षण, घर्षण के कारण बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों दोस्तों, चाहे आप सड़क पे चलेंगे घर्षण तो तब भी काम करता है, यदि आप सड़क पर चलेंगे घर्षण तब भी काम करता है, यदि आप बर्फ पर चलेंगे घर्षण तब भी काम करता है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए फिर ये घर्षण बोलने का अर्थ क्या है, ठीक है। घर्षण तो दोनों केस में काम कर रहा है ना, जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो भी घर्षण काम कर रहा है, जब आप बर्फ पे चल रहे हैं तो भी घर्षण पे काम कर रहा है। तो यहाँ घर्षण के कारण बोलना ये ठीक नहीं है। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि बर्फ की अपेक्षा या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तभी फिसलन ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बर्फ में क्या होता है, घर्षण कम होता है, और सड़क पे क्या होता है, घर्षण ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, आप ऐसे इसको लिख लीजिए थोड़ा डिटेल में कि सड़क की अपेक्षा बर्फ में, थोड़ा डिटेल में अच्छे से, बर्फ में घर्षण कम होता है, ठीक है। घर्षण कम होता है, ठीक है, कम होता है। इस वजह से दोस्तों लोग फिसल जाते हैं। अच्छा, जिसको नहीं याद होता ना वो कैसे याद रखता है, वो सोचता है घर्षण माने फिसलना, और उसको लगता है कि बर्फ पे आदमी खूब फिसलता है इसलिए बर्फ में घर्षण खूब होता है। उल्टा कर दिया उसने, ठीक है। देखिए कोई कहानी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, पहले तथ्य समझना पड़ेगा कि क्या तथ्य है। हमेशा याद रखिए, सड़क पर घर्षण ज्यादा होता है, यदि घर्षण ज्यादा नहीं होता तो आप सड़क पर भी फिसल के गिर जाते, ठीक है। लेकिन बर्फ में दोस्तों घर्षण कम होता है, इसी वजह से दोस्तों, ठीक है, क्या होता है कि बर्फ पर चलना सड़क की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। कर हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सफल रहते हैं, ठीक है। बिना फिसले, क्यों बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सफल रहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा घर्षण के कारण, ठीक है। जो घर्षण है ये घर्षण अधिक काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, घर्षण बल के कारण ही हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर फिसलते नहीं हैं, हम आराम से चल लेते हैं। देखिए इसके लिए दो चीजें जरूरी है, घर्षण भी जरूरी है और घर्षण के साथ साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह भी दोस्तों जरूरी, ठीक है। ये दोनों डिपेंड करता है
हमारे सीधे चलने के लिए। यदि हम किसी और ग्रह पे चले जाएं जहां गुरुत्वाकर्षण अलग हो तो संभवतः चलना कठिन हो जाएगा। कठिन हो, निर्वात में से व्यक्ति नहीं चल पाता, उड़ता है, हवा में तैरता रहता है निर्वात में, ठीक है। उसी तरह से हर एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग हैं, इस वजह से चलना कठिन होता है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों चीज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलने के लिए घर्षण बल भी जरूरी है और घर्षण के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी मायने रखता है, यह भी याद रखेंगे। वैसे मुख्य रूप से घर्षण ही है, यह आप याद रखेंगे, जो परीक्षा में ऑप्शन आपको मिलने वाला है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कौन सा होता है। पहले सवाल सुनिए, कह रहा कोई वस्तु, हम कह रहे वस्तु क्यों, आप ही फिसल जाइए बर्फ पर, ठीक है। तो मान लीजिए आप बर्फ के सतह पर क्या हो जाते हैं, फिसलते हैं, तो आप और वो जो बर्फ है, इन दोनों के बीच गति का प्रतिरोध दोस्तों कौन करता है, गति का प्रतिरोध यही घर्षण करता है, ठीक है। घर्षण बल ही गति का प्रतिरोध करता है, चलने नहीं देता है, ठीक है। घर्षण क्या करता है दोस्तों, ये चलने नहीं देता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों फिसल रहा है ना, तो फिसलने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, घर्षण कम काम कर रहा है, ठीक है, इसी वजह से आप फिसल रहे हैं। घर्षण अगर उचित काम करता तो आप फिसलते नहीं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा साइकिल एवं कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्यों, ठीक है। बॉल बेयरिंग जानते हैं ना, अगर बॉल बेयरिंग हटा, कभी कभी दोस्तों बेयरिंग टूट जाती है। अब बेयरिंग टूट जाएगा तो चक्का चलेगा किस पे, वो चक्के की धुरी पे लगा होता है। तो चाहे साइकिल हो चाहे कार हो, हम कह रहे हैं मोटरसाइकिल भी होगा तो भी, बाइक वगैरह कुछ भी होगा, ट्रक बस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इसमें बॉल बेयरिंग का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पहिया एवं धुरी, ठीक है, पहिया एवं धुरी के मध्य, ठीक है, पहिया एवं धुरी के मध्य, समझ रहे हैं ना। देखिए ऐसे पहिया बना होता है, पहिया के बीच में दोस्तों ये जो होती धुरी, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये क्या है, धुरी, और ये बाहरी वाला हिस्सा जो है दोस्तों ये पहिया। हमारा दिमाग हमेशा पहिए पर होता है जबकि धुरी पर नहीं होता है, और जबकि धुरी में ही दोस्तों मुख्य रूप से ये बॉल बेयरिंग लगा होता है। तो बॉल बेयरिंग करता क्या, पहिया एवं धुरी के मध्य स्पर्श, जो संस्पर्श क्षेत्र है, ठीक है, मध्य संस्पर्शी क्षेत्र को, संस्पर्शी, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो संस्पर्शी क्षेत्र है उसमें दोस्तों प्रभाव को घटाता है, ठीक है, प्रभाव को क्या करता है, कम करता है ये। इसीलिए दोस्तों बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। बिना बॉल बेयरिंग के चलना कठिन हो जाएगा। पहले के जमाने में जो इक्का गाड़ी वगैरह बनती थी ना, वहां भी इस तरह के बॉल बेयरिंग का यूज करते थे, ठीक है। अच्छा, कभी आपको बचपन याद है, हम लोग चप्पलों को काट करके गाड़ी बनाते थे। उस गाड़ी में उतनी रफ्तार नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि वो ना जो गाड़ी होती थी वो पहिए के साथ पूरा उसका रोलर ही घूमता था, जबकि सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। सामान्य रूप से भाई वो तो आप बल लगा रहे हैं तब होता है ना, गाड़ियों में तो इंजन लगा होता है, और इंजन दोस्तों उस सब चीजों को नहीं घुमाता, उसका जुड़ाव जो होता है केवल धुरी से होता है। धुरी घूमती है तो उसके साथ साथ पहिया भी घूमता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सवाल है, और यहाँ पता नहीं कैसे ऑप्शन बनेगा। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, ये बहुत प्यारा सा सवाल है और बार बार पूछा भी जाता है। घर्षण अभी ऊपर ही आप पढ़ रहे हैं, देखिए कि गति के प्रतिरोध करता है, ठीक है, उनकी गति का प्रतिरोध करता है कौन, घर्षण बल। और यही से याद रखिए, ये घर्षण बल जो होता है ना, ये हमेशा बल के अपोजिट दिशा में काम करता है, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, बल के विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। बल के विपरीत दिशा में ये घर्षण बल दोस्तों काम करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आप इसे जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, क्योंकि दोस्तों घर्षण बल जो होता है यह विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। यह विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसी वजह से इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसीलिए इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। भाई एक दिशा में कार्य करता तो पॉजिटिव हो जाता, धनात्मक हो जाता, लेकिन ये विपरीत दिशा में कार्य करता है इसलिए ऋणात्मक हो जाता है। कारण घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। ये घर्षण जो भी कार्य करता है ना, इसमें कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किस ऊर्जा में चेंज हो जाता है, तो घर्षण ऊर्जा बदल करके तापीय ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, घर्षण ऊर्जा किस में चेंज हो जाता है, यह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित, ठीक है, तापीय ऊर्जा में
परिवर्तित हो जाता है, इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे आइए, कह रहा यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध कौन करता है। हम लोग पीछे पढ़े थे, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया। ठीक है, तो इनका प्रतिरोध करता है दोस्तों घर्षण बल, ये आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, पीछे भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, फिर से क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, अभी तक 6 विषय मैंने आपको विधिवत पढ़ा दिया, और 7वें नंबर का जो विषय है, ठीक है, ये हमारा जो 7वां सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसमें अभी हम लोग दोस्तों फिजिक्स विषय को कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। फिजिक्स पढ़ना हम लोगों ने 456 नंबर से शुरू किया और आज 467 नंबर की क्लास ले रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आज हमारा कुल मिला के 12वां लेक्चर है। ठीक है, आप जुड़े रहेंगे तो जैसे मैंने बाकी के विषय समाप्त किए वैसे फिजिक्स भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप पढ़िए, आपको आज की क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पीछे की पूरी क्लास जाके देखिएगा। मैंने इतनी ही शिद्दत, इतनी मेहनत के साथ आपको पीछे की क्लास भी पढ़ाया है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो इतने विषय मैं पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और अच्छे से आप लोग जो है स्टडी कीजिए। ठीक है, कह रहा है घर्षण बल जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल। घर्षण को फ्रिक्शन कहा जाता है और घर्षण बल को फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, याद रखेंगे। कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स की क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, घर्षण बल, घर्षण बल, ठीक है, दो वस्तुओं, ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। ठीक है, के मध्य कार्य करता है। ठीक है, ये दो चीजों के मध्य दोस्तों कार्य करता है, पहला पॉइंट तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, और याद रखेंगे बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, बस इस तरह से याद रखेंगे। विशेषता में जो कुछ पीछे पढ़े हैं उसी चीज को आपको लिखना है, यहाँ पे अलग से नहीं कुछ पूछा जा रहा है आपसे। आगे देखिए, अब देखिए घर्षण बल दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्पी, दूसरा होता है लोटनिक। कहा सर्पी घर्षण बल का उदाहरण दे दीजिए। सर पहले सर्पी घर्षण बल जो होता है ये इसके बारे में सर बता दीजिए, एग्जाम्पल से ही आप समझ पाएंगे क्या होता है सर्पी घर्षण बल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल है सतह पर सरकना। ठीक है, सतह पर, देखिए मैं बताऊं, सर्पी माने सरकना, ध्यान दीजिएगा, सरकना, और लोटनिक माने होता लुढ़कना। ठीक है, लोटनिक मतलब क्या हो जाता है, लुढ़कना। अब इससे संबंधित जो जो आपको समझ में आए वो जवाब आप दीजिएगा। मैं देखिए उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, सतह पर फिसलना। ठीक है, देखिए सतह पर यदि कोई फिसल रहा है, किसी भी सतह पर, ठीक है, चिकनी सतह पर कोई फिसल रहा है तो इसी फिसलना को हम क्या कहते हैं, सरकना। चाहे फिसलना कहिए चाहे सरकना कहिए, तो एक उदाहरण हो गया। ठीक है, या फिर कभी आप जम्मू वगैरह गए हैं या फिर हिमाचल वगैरह, कुल्लू मनाली वगैरह, वहां आइस स्केटिंग होती है। ठीक है, बर्फ पर फिसलने वाला खेल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आइस स्केटिंग होता है यह भी तो इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग में भी क्या होता है, बर्फ पर व्यक्ति फिसलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। या मैं कह रहा हूं हाथों को आपस में रगड़ना, बताइए ये भी तो फिसलन है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाथों को आपस में रगड़ना। ठीक है, हाथों को आपस में रगड़ना। ठीक है, यह भी दोस्तों फिसलना या सरकना कहलाता है। ठीक है, या फिर पेन से लिखना, पेन के नीचे ना एक छोटा सा बॉल होता है, वो घूमता है और उसी से दोस्तों स्याही निकलती है और तब लिखने का, यदि वो बॉल निकल जाए, हम लोग उसे छर्रा बोलते थे कि पेन का छर्रा अगर निकल गया फिर पेन काम नहीं करती। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पेन और कागज के बीच में जो बल लग रहा है ना, वो भी स्पर्शी घर्षण बल है। वो जो बॉल है वो सरकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेन द्वारा कागज पर लिखना। ठीक है, कागज पर लिखना या कुछ भी करना इस तरह से। ठीक है, उससे जो कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे वो भी दोस्तों इसी का एग्जाम्पल है। या फिर झाड़ू से फर्श साफ करना। ठीक है, वो भी तो सरक रहा है, झाड़ू से फर्श साफ करना। ठीक है, देखिए एक अध्यापक करता क्या है ना, आपको दिखाता है दिशा कि आप जरा समझिए कहाँ कहाँ ये चीजें दिख रही हैं, वरना पढ़ने के लिए तो किताब भी काफी है। किताब में भी ये सब बात कहीं ना कहीं लिखी होगी ना,
लेकिन जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला दे रहा लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण। लोटनिक माने लुढ़कना, मैंने आपको क्या समझाया, लुढ़कना, यानी जैसे किसी पहिए या गेंद का लुढ़कना। ठीक है, लिखिएगा गेंद का लुढ़कना। ठीक है, लुढ़कना। ठीक है, और भी जब लुढ़कना लिखा है दोस्तों तो लुढ़कने के लिए ढाल जरूरी है। क्या बिना ढाल के कोई चीज लुढ़क सकता है, बताइए? अगर ऐसे सरफेस प्लेन है तो लुढ़केगा नहीं, तब तो फिसलेगा ना। जब सरफेस ऐसे होगा, ढाल होगा, तब दोस्तों लुढ़केगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां गेंद का लुढ़कना, और लुढ़कना यानी ढाल आवश्यक है। या मैं आपसे कहूं पेंट का रोलर चलता है ना, ठीक है, पेंट का रोलर, ठीक है, पेंट करते हैं ना पेंटर लोग, उनके हाथ में एक रोलर होता है जो भीगा भीगा कैसे करते हैं, तो रोलर ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, तो उसको भी लुढ़कने में आता है। ठीक है, वो भी दोस्तों लोटनिक घर्षण का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मेरे दिमाग में आया, मैंने आपसे शेयर कर दिया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, करा लोटनिक घर्षण बल का मान। अच्छा, लोटनिक घर्षण बल और जो आपने दूसरा स्थैतिक घर्षण बल पढ़ा, देखिए चाहे आप स्थैतिक कहिए चाहे आप सर्पी कहिए, वही चीज है। ठीक है, इसको आप स्थैतिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्थैतिक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे पूछ रहा है कि लोटनिक घर्षण बल का मान क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका मान सबसे कम होता है। ठीक है, लोटनिक वाले में मान जो होता है सबसे कम होता है, जबकि स्थैतिक घर्षण बल में मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कर अब घर्षण बल को कम करने हेतु क्या उपाय दोस्तों किया जा सकता है? इसके लिए जब घर्षण बल ज्यादा लगता है तो मशीनों में स्नेहक का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज करते हैं? मशीनों में स्नेहक। ठीक है, स्नेहक को इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेंट। क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। स्नेहक का यूज किस लिए किया जाता है? ताकि घर्षण बल को कम किया जा सके। या फिर बाल बियरिंग वगैरह का प्रयोग भी इसीलिए किया जाता है। ठीक है, या बाल बियरिंग का प्रयोग। ठीक है, बाल बियरिंग का प्रयोग। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है और बार बार परीक्षा में वाला सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, कर बल का गुणनफल है। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है दोस्तों? ma होता है। F बराबर ma होता है। ठीक है, तो किसका गुणनफल होता है? m का मतलब हो जाता है द्रव्यमान से। ठीक है, m का मतलब द्रव्यमान से होता है। और त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? a से डिनोट करते हैं, तो यही होता है F बराबर ma। तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है यही तो बल कहलाता है। अब ऐसा छोटा छोटा सवाल अगर पूछेगा तो हम लोग तो बता ही देंगे। करा स्थिति विज्ञान, जिसे स्टैटिक साइंस कहा जाता है, करा इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका? याद रखेगा, स्थिति विज्ञान के अंतर्गत विश्राम की स्थिति का अध्ययन करते हैं। किसका? विश्राम की स्थिति। ठीक है, विश्राम की स्थिति का अध्ययन हम लोग विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, करा वस्तु की स्थिरता यह किस पर निर्भर करती है? वस्तु कोई स्थिर है या किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा वस्तु की स्थिरता यह अस्थाई संतुलन पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या ऑप्शन मिलेगा आपको परीक्षा में? आपको मिलेगा ऑप्शन अस्थाई संतुलन की शर्तों पर। ठीक है, अस्थाई संतुलन की शर्तों पर दोस्तों निर्भर करता है कि वस्तु स्थिर है या उसकी स्थिरता क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह का ये तो बेकार सवाल है। ठीक है, आगे देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार दोस्तों गिरती नहीं है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक पीसा की मीनार है। देखिए बिल्डिंग जो होता है वो हमेशा सरफेस पे ऐसे 90 डिग्री पे खड़ा होता है, लेकिन जो पीसा की मीनार है दोस्तों ये ऐसे कुछ झुकी हुई है। ठीक है, ऐसे दोस्तों पीसा की मीनार बनी हुई है। ठीक है, और ये जो पीसा की मीनार है ये थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, अब सवाल आता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इतनी नहीं झुकी, इतनी झुकती तो पलट जाती। ठीक है, कितनी झुकी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा झुकी है, बस थोड़ा सा झुकी है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बस थोड़ा सा झुकी है। ठीक है, ऐसे। अब लोग समझते हैं कि पीसा की मीनार गिरती क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां से जो कोण बनता है ना, देखिए यहां से जो कोण बनता है यह दोस्तों ऐसे करके इसके सेंटर से, ठीक है, ले लीजिए यहीं से। ठीक है, ये दोस्तों इसके अंदर ही रहता है। यदि वाला पॉइंट इसके, यहाँ वाला भी पॉइंट इसके अंदर रहता है, ऐसे करके करिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये इसके अंदर है ना तो ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं। ठीक है,
तो इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, क्योंकि पीसा के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, क्योंकि पीसा के, ठीक है, क्योंकि पीसा के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, ठीक है, ये पीसा के तल से होकर गुजरती है, ठीक है, रेखा पीसा के तल से ही गुजरती है, पीसा के तल से ही गुजरती है, ठीक है, तल से ही गुजरती है। इसी वजह से दोस्तों यह मीनार थोड़ी झुकी होने के बावजूद भी नहीं गिरती है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आप पीसा उसा इटली कहाँ जाएंगे, पीसा का मीनार देखने के आदमी इटली चला जाता है। आप 80 घाट आ जाइए, ठीक है, बनारस कभी आइए दोस्तों, आप बनारस, यदि कोई हो बनारस का, तो बनारस पे दोस्तों 80 घाट आ जाइए। 80 घाट पे दोस्तों आपको एक मंदिर मिलेगा जो इसको भी मतलब फेल कर देता है। मुझे लगता है उसके अंदर उसका जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो तो बाहर जा रहा है, फिर भी मंदिर नहीं गिर रहा है, ठीक है, एकदम मंदिर ऐसे झुका हुआ है यार, बेहतरीन, ठीक है। आप कभी जाइए बनारस के घाटों पर दोस्तों, ऐसे कई सारे मंदिर मिल जाएंगे। तो एक मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये सवाल खूब पूछा जाता है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, आप लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, यह एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक व्यक्ति दोस्तों खड़ा है और यह लिफ्ट दोस्तों कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। कह रहा है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में स्थित जो व्यक्ति उसको क्या महसूस होगा, उसको अपना बढ़ा हुआ भार प्रतीत होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है, ठीक है, प्रतीत होता है। जबकि ऐसा थोड़ा है कि भार और बढ़ जाएगा। अरे हम तय किलो के रहेंगे, हाँ, लिफ्ट में चढ़ने उतरने से हमारा भार जो बढ़ घट नहीं जाएगा, केवल महसूस होता है। प्रतीत होना माने आपको लगेगा कि बड़ा भारी लग रहा है, ठीक है, ऐसा महसूस होगा क्योंकि लिफ्ट आपको लेके ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इसी के विपरीत कंडीशन में यदि लिफ्ट दोस्तों नीचे की ओर आ रही हो, ठीक है, यदि लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ठीक है, और लिफ्ट दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो तो इसका उल्टा होता है, ठीक है, यानी उसे घटा हुआ भार प्रतीत होता है, ठीक है, घटा हुआ भार प्रतीत होता है, ठीक है, घटा हुआ भार प्रतीत होता है, महसूस होता है। ये आप याद रखें क्योंकि लिफ्ट जो है दोस्तों ये तेजी से आ रही है, ठीक है। ये दोनों तो आसान क्वेश्चन है। अब जो टेक्निकल सवाल बनता है जरा वो सुनिए। यदि लिफ्ट एक समान वेग से, ठीक है, अब देखिए यहां लिख दिया दोस्तों एक पॉइंट, एक समान वेग से यानी त्वरण क्या है, 0, ऊपर या नीचे गति कर रही हो तो व्यक्ति का भार क्या होगा, ठीक है। यदि एक समान त्वरण लिख लिया ना तो याद रखिए व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है। इसको समझिएगा, बच्चा यही नहीं समझ पाता, ठीक है। कारण नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अरे बाप रे बाप, अरे सर एक्सीडेंट करा दे रहे, सुनिए पहले, लिफ्ट की डोरी यदि टूट जाए तो मुक्त वस्तु की भांति कार्य करेगी, तब भार का मान क्या होगा दोस्तों, तब भार का मान है तभी दोस्तों शून्य होगा, ठीक है। क्यों भार का मान शून्य होगा दोस्तों, क्योंकि जो जी है यानी जो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों वो अब त्वरण के बराबर हो गया है, ठीक है। तो त्वरण यानी ए किसके बराबर हो गया दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो गया, तेजी से उसे खींच रहा है ना, तो ये दोस्तों स्मॉल जी के बराबर हो गया। इस वजह से दोस्तों भार का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, भारहीन हो जाएंगे आप, ठीक है, यदि ऐसा होता है। किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी तल पर लाने के बाद वस्तु का भार क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो अगर पृथ्वी पे लाएंगे तो भार में वृद्धि होगा, ठीक है, भार में वृद्धि होगा, ठीक है, क्योंकि चांद पे 1/6 गुरुत्वाकर्षण लगता है तो वहां भार में कमी हो जाता है, ठीक है। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पृथ्वी पर पूछेगा लाया गया तो बढ़ेगा, यदि आपसे चंद्रमा पर ले जाया गया तो घटेगा। मान लीजिए इसी सवाल को उल्टा कर दिया कि कोई भी एक सामान, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है वो 60 किलो उसका वजन है, उसको लेके चले गए चंद्रमा पे, वहां जाके तौलना शुरू करोगे 10 किलो, अरे 60 किलो का आदमी लेके 10 किलो निकला, कैसे, 1/6 हो जाता है वहां भार, ठीक है। तो वहां भार क्या होता है, कमी आती, जबकि वही पृथ्वी पर लौटेगा तो भार बढ़ा हुआ ना जाए। तो दोनों
पॉइंट आप याद रखेंगे और उसी हिसाब से आप जो है अपने सवालों का जवाब दीजिएगा जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए जो सीरीज चला रहा हूँ, इस सीरीज को चलाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। मैं चाहता तो आपको एक डिटेल क्लास भी दे सकता था, जैसे 6 विषय पढ़ाया, 7वें विषय में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा डिटेल क्लास से अच्छा है कि आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाए। क्वेश्चन आंसर देने से क्या होगा ना कि सच में आपको कितना आता है ये आप जान पाओगे। कितना, जैसे सवालों को देखने से ना यदि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्लास देखिए ना, क्लास देखने से उत्तर नहीं दे पाएंगे तो अगली बार कम से कम आप उत्तर देने लायक रहेंगे। क्लास में समझे रहेंगे तो उत्तर देने लायक रहेंगे। पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन या तो सेल्फ स्टडी, किसी न किसी माध्यम से पढ़ रहे होंगे ना, तो चाहे जैसे पढ़ रहे हैं ये वाली क्लास तो नुकसानदायक नहीं है ना, ये तो आपके लिए फायदेमंद क्लास है ना। आप इस क्लास को जरूर देखिए, क्वेश्चन आंसर ही सही लेकिन तैयारी बहुत बढ़िया होगी। हमारे पास बहुत सारे पेड कोर्स हैं, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तैयारी कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और जैसे आज हम लोग 6 विषय कवर करके 7वें पर आ गए हैं, उसी तरह हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल बैच है। मेरा अपना बैच जो है ना इंडिविजुअल बनाने के पीछे रीज़न है, मैं चाहता हूँ कोई बच्चा ना किसी विषय को एक बार पढ़े, उसके बाद यदि उसको मेंस आंसर राइटिंग करने की इच्छा हो रही तो भी उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना विधिवत विषय को पढ़ ले, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, और रटना कुछ नहीं है, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। ये सब शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा दें, कितना अच्छा सिखा दें। ठीक है, हमारा काम है वो, तो आप मुझे मौका दीजिए, एक बार हमारे साथ आइए और स्टडी कीजिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कुछ समस्या है, कुछ जानना है, पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेज अब यहीं पे चलती हैं, तो इसे आप डाउनलोड कीजिए और पूरी क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।